अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 5 अगस्त 2025 और आज एहतजाज का दिन है। सड़कों पे आपको गली मोहल्लों में अक्सर तहरीक इंसाफ के कारकुन क्रैकडाउन तो बहुत बड़ा किया है, लेकिन लोग आपको देखेगा ये वक्त से पहले तो कामयाब हो गया है। कई जगह जहाँ 144 का नफाज कर लिया गया है, जहाँ और मामला देखे गए हैं वो अपनी जगह पर बात है, लेकिन अब तारीख बताएगी क्या होना है। महकमा तैनातियाँ जारी हैं, वो रोक नहीं रहा। तैनात कैसे हो रहे हैं, मेरिट चले मेरिट नहीं है, कोई तरीक़ाकार तो है ना कि मैं किसको तैनात कैसे करना है, कहाँ के कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स और बाकी चीज़ें और जमहूरियत की कुर्बानियाँ और 18वीं 26वीं और 27वीं तरमीम की तैयारियाँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है। जिसने तैयार किया था 1973 का आइन बहाल करने का, वो कहाँ खड़े हैं। और इन सब इश्यूज़ पे आज अभी गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहली बात है, पीपल्स पार्टी कभी जमहूरियत का नाम समझा जाता था, लेफ़्ट की जमात थी, बड़ी जदोजहद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक, और उसके बाद भी ये रही है। और पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े कारनामे बहुत हैं और उनकी मिसाल में चलना मुश्किल है। यानी मैं अगर देखा जाए तो मैं पीपल्स पार्टी मैं अलाइन था पीपल्स पार्टी से। मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की सियासत को पसंद करता रहा हूँ, उनके लिए मैंने बहुत का यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का ट्रायल का रिकॉर्ड सारा मैंने निकाल कर देखा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानियाँ आज भी याद रखी जाएंगी, यानी प्लेट में रख के नहीं, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, शहादतें दी हैं। पीपल्स पार्टी की शहादतें भूल नहीं सकते हम, उनकी कुर्बानियाँ हम नहीं भूल सकते, ये याद रखिएगा। ये अब सारी चीज़ें अब रिकॉर्ड के ऊपर हैं। हम तो ऐसी कोई चीज़ बात नहीं करना चाहते, लेकिन याद रखिएगा सबसे पहला जो काम है 1973 का आइन दिया था, मुतफ़िक़ा आइन था। बड़ी स्ट्रगल हुई, बड़ी मेहनत हुई, जब लिखा गया पढ़ने वाला देखे उसी पढ़ के तो और तो करें, लेकिन उसकी ये शक्ल बदल के ये हाल कर दिया, उसको असल शक्ल में बहाल करने का बड़ा क्या आ गया। 18वीं तरमीम के वक्त भी मैंने कहा था ये तो 1973 का असल आइन नहीं है। आज भी कहता हूँ, अब किसने आपको कह दिया कि ये असल शक्ल का आइन है। और कादियानियों के बारे में बड़ा वाज़े तौर पर देखिए, मुसलमान के जो एतकाद है उसको बड़ा वाज़े तौर पर, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का नाम था क़यामत ये रहना है, ये मैं बता दूं आपको, वो भूलने वाले में नाम से नहीं कि जो काम ये किया, ये बड़ी बहुत बड़ी खिदमत है उनकी, दीन के लिए खिदमत। और यही वजह है कि फैमिली जो है आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का नाम आज भी याद है, इस ख़ानदान का नाम आज भी याद रखना है। और जिन्होंने दगा किया, जिन्होंने जुल्म किया, उनके साथ क्या कुछ हुआ। और 18वीं तरमीम के ऊपर आपको याद आ रही है, मदकुर जैसा शख्स भी हमायत का ऐलान किया था उस वक्त। और वजाहत से कबल बस बताना ये ज़रूरी है, मेरा मौजू की तरफ चलते हैं कि शहबाज शरीफ ने 18वीं तरमीम में सुकम दूर करने की ठान ली। मतलब अब ये पूछा जाए 18वीं रज़ा रब्बानी साहब से पूछे आप, वो कह रहे इसको हाथ नहीं लगाना, हालांकि मैं 18वीं तरमीम का सख्त मुखालिफ था और मुखालिफ हूँ, लेकिन आप जो बात करते हैं 15 साल बाद उन्हें ये सुकम नज़र आया। इनकी महल नज़र कमज़ोर है या दूरबीन लगा ली इन्होंने। और 26वीं आईनी तरमीम जब कर रहे थे तो हुकूमत को मतलूबा कमियाँ या नज़र नहीं आई, और ये 18वीं तरमीम की उसकी बुनियाद बनेगी, जो इससे वाज़ेह नज़र आ रहा है। पीपल्स पार्टी को तो सोचना चाहिए कि जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की इज़्ज़त को तार तार हुआ, बिलावल भुट्टो साहब को भी ये महसूस नहीं हुआ होगा कि उनकी वालदा का दुख क्या है। ज़रदारी साहब के साथ जो ज़्यादती होती थी और जो कुछ सारा कुछ है वो रिकॉर्ड का हिस्सा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि नहीं, ये ऐसे ही चलता रहे, यही निज़ाम चलता रहे और हम इस निज़ाम के तहत सारा निज़ाम चलाते रहे। चले आते हैं असल मौजू की तरफ। सबसे पहले मरहलावार चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करने की बात करेंगे। सबसे अहम चीज़ थी कि सदर के इख्तियारात महदूद किए गए थे और वज़ीर-ए-आज़म और पार्लियामान को अहमियत दी गई थी। और बहुत से लोग कहते हैं उस्मान उमदान के मुताबिक इस तरमीम का मकसद साबिक़ सदूर जनरल परवेज़ मुशर्रफ और जनरल ज़िया-उल हक़ की सरबराही में ईवान सदर में हासिल की जाने वाली ताकतों का मुकाबला करना था, तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम को कम करना था। सदर को पार्लियामेंट तहलील करने का इख्तियार था, हालांकि मैं 52B के फेवर में था, जो जनरल ज़िया-उल हक़ की सदारत के दौरान पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के ज़रिए डाला गया था। इससे कबल उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने
अपनी दूसरी मुद्दत के दौरान 13वीं तरमीम के ज़रिए हटा दिया गया था और 17वीं तरमीम के ज़रिए आखिरकार उसकी बहाली जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुई थी। ये अब रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। सदर की बात अगर आप समझ गए हों तो फिर ये भी जानते होंगे अगली मुतवक्को जो अब सदर के नाम पर जो बात आई जा रही है, जो कही जा रही है, और वो नज़र आ रहा है कि अगर काम हो गया तो दूसरा भी लाजमी होगा। जब अगर सदर किसी को बनाना मकसूद हुआ तो फिर तरमीम भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग होंगी ताकि वो इख्तियारात वो इस्तेमाल कर सके। अभी तो हर एक को पता है कि कौन से इख्तियारात कौन इस्तेमाल कर रहा है, और सदर के इख्तियारात बढ़ा के सदारती निज़ाम की तरफ ले जाया जाएगा। 18वीं तरमीम के साथ 58(2)B का मैं हामी था और आज भी हामी हूँ कि न सदर को इख्तियार होना चाहिए असम्बली तहलील करने का। ये एक सेफ्टी वॉल मैं समझता हूँ जो मार्शल लगाने से रोकता था, और लग ये रहा है कि ये 58(2)B वापस आ जाएगा, आना चाहिए वापस इसको भी, लेकिन साथ सर्टन कैप्स इसमें आ गया था कि अगर असम्बली तहलील करेंगे सुप्रीम कोर्ट पर वो सवाल पैदा आएगा कि अब की जो सुप्रीम कोर्ट है या अब की आईली बेंच है तो 58(2)B जो मर्जी इस्तेमाल हो तो वो तो मसला कोई नहीं है, वो तो बातें सारी होंगी, ठीक है ना जी। और 18वीं तरमीम के ज़रिए मुख्तलिफ आर्टिकल्स के ज़रिए तेल और गैस जैसे कुदरती वसाइल का इख्तियार सूबे और वफाक के दरमियान मुश्तरका होगा। अब ये वफाक के पास चला जाएगा जो नज़र आ रही है बात। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का एक रोल दिया हुआ था, लगता है वो भी महदूद करने की कोशिश की जा रही। ये चंद यानी जो बातें हैं जो नज़र आ रहे हैं मौजूदा हालात इस नए पर पहुँच रहे हैं। हाफिज़ अब्दुल्ला भी ये बात कह चुके हैं कि 27वीं तरमीम मुबीना तौर पर पाइपलाइन में है, जिससे 18वीं तरमीम और 73 के आइन का चेहरा मस्ख करने का अंदेशा है। बातें अब खुल के हो रही हैं। अब समझ लें बात आपको कि 18वीं तरमीम अब जो 27वीं आइनी तरमीम है, अभी तो चंद सी बातें हैं। मिसाल के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्टों की बात हो रही है सूबे की सतह के ऊपर, सूबे की सतह पर हाई कोर्ट होगी और सूबे की सतह पर एक सुप्रीम कोर्ट होगी, ठीक है ना जी। जो बैठ के वहीं बैठ कर डिसाइड करेंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है एक है वो पूरे सूबे पे लागू ना हो, यानी अगर एक सूबे में एडवांटेज ले लिया तो दूसरे सूबे में एडवांटेज ना ले सके। यानी ये भी मकसद है कि सूबों को कैसे कंट्रोल करना है। ये भी एक बड़ी ख़तरनाक मूव है जो कोई भी सोची बैठा है, ये समझ लें आप, ये समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए अगर करना चाहते हैं आप पहले रेफरेंडम कराएं या इलेक्शन करा के आइन साज असेंबली लेकर आएँ, फिर आप इन चीज़ों को आगे लेके जाएं तो फिर तो समझ में आती है। लेकिन अगर इसी तरह लेकर जाएंगे तो बहुत सी बातें हैं जो सामने रह गई हैं, रह जाएंगी और निज़ाम खोखला होकर रह जाएगा। ये याद रखिएगा, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है आपकी आसानी के लिए। अच्छा, आपको पता है नेपरा ओगरा जितने भी इदारे हैं इन पे तैनातियाँ मेरिट पे तो हो नहीं रही। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी दौर में रऊफ़ कमीशन के तौर पर आया था कि ये मेरिट पर चीज़ें सारी आएंगी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फिट एंड प्रॉपर पर्सन जो है वो लिया जाएगा। लेकिन अब तो तैनातियों का चक्कर ही कोई नहीं है, जिसका जो दिल करता है वज़ीर आज़म या जहाँ कहीं से आता है वो तैनात। ये कंट्रोवर्सी दोबारा ये छेड़ी गई कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद को चेयरमैन वापडा तैनात हो गए और वफाकी हुकूमत ने उनकी तैनाती की मंजूरी दे दी है और इनकी मुलाकात वज़ीर आज़म नायब वज़ीर आज़म से हुई। अब सवाल है क्या इससे मसाइल हल हो जाएंगे? अब ये सवाल पूछा जा रहा है, पता नहीं, मुझे नहीं पता हल होंगे कि नहीं होंगे। 144 का रावलपिंडी इंतज़ामिया ने 4 अगस्त से 10 अगस्त तक 144 का नफाज करने और अडियाला जाने वाले रास्ते सील करने का फैसला सामने आया। इमरान खान साहब और बहुत सी बातें जो है ना वो सारी आपके सामने कहा जा रहा है कि मसले हल नहीं होंगे, लेकिन आवाम निकलेगी। और मैं देख रहा हूँ कि 5 अगस्त वाला जो मामला है ये अपने कामयाबी की तरफ जाएगा और इसके नताइज भी जो है वो अच्छे ही निकलेंगे। कम से कम चीज़ें मुतारक होंगी, एक तहरीक का आगाज़ होगा। उस आने देना अपोजिशन को, इतना ताकतवर होने देना। इस सारे मामले में आप ताकतवर नहीं होने देना चाहते, गिराना चाहते, तो गिरा के मसले तो नहीं हल होते ना, उठा के मसले हल होते। इसको उठा के मसले को हल होना चाहिए।
जी बिल्कुल, हक़ाइक़ यही हैं, चीज़ें यही हैं।